नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई थी उस पे एक नज़र डालते हैं। 34 साल पहले वक्त ठहर गया था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया गया। पूरा देश को हिला देने वाली इस वारदात को कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये भी देखा इसके बाद किस तरह से सिखों के खिलाफ भड़के। जानिए उन्होंने क्या बयां किया। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम को रद्द कर दे, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि उनके इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम हुई थी। पीटर उस्तिनोव आए। उन लोगों ने अपने सर्वे किया, ये देखा कि खुली जगह पर इंटरव्यू करना चाहिए। वहाँ दिवाली के पटाखे पड़े हुए थे, उसको साफ करवा कर इंतजाम करवाया गया। उसमें कुछ वक्त लग रहा था। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इस बीच सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन एक सफदरजंग रोड पहुंच चुके थे। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो वो अपना मेकअप कर रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा। दिवाली के पटाखों को लेकर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई, फिर अपना मेकअप पूरा करने में लग गई। इंदिरा बाहर निकली और एक अकबर रोड की ओर चल पड़ी। अब तक घड़ी में 9 बज दिए थे। लॉन साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारी पूरी थी। चंद मिनटों में ही इंदिरा एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। नारायण सिंह की ड्यूटी आइसोलेशन कैडर में होती थी। 7:30 से लेकर 8:45 तक पोर्च में ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आते देख उसने अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। आर के धवन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दूरी करीब 3 से 4 फीट रही होगी। तभी वहां से एक वेटर गुजरा। उसके हाथ में एक कप और प्लेट थी। वेटर को देखकर इंदिरा गांधी थोड़ा ठिठकी। पूछा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने जवाब दिया, इंटरव्यू के दौरान आयरिश डायरेक्टर एक टी सेट टेबल पर रखना चाहते हैं। इंदिरा ने उस वेटर को तुरंत कोई दूसरा और अच्छा टी सेट लेकर आने को कहा। ये कहते हुए आगे बढ़ गई। तेज कदमों से चलते हुए इंदिरा उस गेट के करीब 11 फुट दूर पहुंच गई थी जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। नारायण सिंह ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेन सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेनगन के साथ मुस्तैद था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने कहा, नमस्ते। बेन सिंह ने अचानक अपनी दाईं तरफ से 3.38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली। इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। सेकंड के अंतर में बेन सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से एक बात ही निकली, ये क्या कर रहे हो। बेंत ने क्या जवाब दिया ये शायद किसी को नहीं पता। तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेनगन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। जमीन पर नीचे गिरते हुए इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेनगन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेनगन की 30 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह हो या आर के धवन सब हक्के बक्के थे। वक्त जैसे थम गया था। दिमाग में खून जमने जैसी हालत थी। तभी बेन सिंह ने आर के धवन की ओर देखकर कहा, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब तुम जो करना चाहते हो वो करो। वहां मौजूद सभी लोग एक झटके के साथ होश में आए। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेंत और सतवंत को काबू में ले लिया। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत पास के कमरे में ले जाया गया। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट कहते हैं कि उस वक्त जो हो सकता था किया गया, लेकिन हमला इतना अचानक और अनपेक्षित और झकझोर देने वाला था कि उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तक छाता लेकर भौचक्का खड़ा रहे हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी हरकत में आया। उसने छाता फेंका और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा।
एक अकबर रोड के लॉन में इंदिरा का इंतजार करते हुए आयरिश डेलीगेशन को फायरिंग की आवाज़ अजीब सी लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद फिर दिवाली की पटाखे फोड़े गए हैं। डायरेक्टर पीटर उत्सिनोव वहीं पर इंदिरा का इंतजार करते रहे। आर के धवन ने इंदिरा को उठाने की कोशिश की, तभी बुरी तरह घबराई सोनिया गांधी वहां पहुंची। तब तक कई दूसरे सुरक्षाकर्मी भी उस गेट के पास पहुंच चुके थे। धवन और सोनिया ने मिलकर इंदिरा को उठाया। आर के धवन बताते हैं कि मैंने उस वक्त एक एम्बुलेंस जो वहां रहती थी उसे बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। पता चला उसका ड्राइवर चाय पीने गया था। तय हुआ कि कार से ही इंदिरा को एम्स लेकर जाया जाए। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। इंदिरा गांधी को लेकर एम्बेसडर कार तेजी से एम्स की तरफ भागती जा रही थी। घड़ी वक्त दिखा रही थी 9:32। एम्स पहुंचते ही इंदिरा गांधी को वीआईपी सेक्शन लेकर जाया गया, लेकिन वो उस दिन बंद था। धवन उन्हें इमरजेंसी की तरफ लेकर भागे। वहाँ कुछ नौजवान डॉक्टर मौजूद थे। वो मरीज को देखते ही हड़बड़ा गए। तभी किसी का दिमाग काम किया। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को खबर दी। वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट कोई और नहीं, डॉक्टर वेणुगोपाल थे। डॉक्टर वेणुगोपाल बताते हैं कि हमारे सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि आप नीचे आ जाइए, इंदिरा गांधी को लेकर आए हैं, उनको देखना है। हम उसी ड्रेस में नीचे गए कैजुअल्टी में। जब गए थे तो हमने देखा वो एक ट्रॉली पर लेटी है और काफ़ी खून बह रहा है। इमरजेंसी में तब तक दर्जन भर सीनियर डॉक्टर जुट चुके थे। पहली कोशिश ये कि लगातार बहते खून को रोका जाए। इंदिरा के शरीर का तापमान भी तेजी से नीचे गिर रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली मशीन लगाई। ईसीजी मशीन दिखा रही थी कि उनका दिल मंद गति से धड़क रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट मशीन भी लगा दी। हालांकि उन्हें इंदिरा की पल्स नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे इंदिरा की पुतलियाँ फैलती जा रही थी। साफ था कि दिमाग में खून पहुंचना लगभग रुक गया है। डॉक्टर की टीम ने उन्हें 8वें फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी 12 डॉक्टरों की टीम चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गई। इधर बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब भी तेजी के साथ एम्स पहुंचे। उन्हें ये तो मालूम था कि एक अकबर रोड पर कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन वो अनहोनी क्या है यह पता करने के लिए उन्हें बड़ी चुनौती थी। सतीश जैकब बताते हैं कि मैं गाड़ी पार करके लिफ्ट से ऊपर गया। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो देखा एक बुजुर्ग से डॉक्टर मुंह से कपड़ा हटा रहे थे। ऐसे लगता था कि मानो ओटी से आए हो। मैंने पूछा सब ठीक तो है ना, जान तो खतरे में नहीं है ना। उन्होंने मुझे बड़े गुस्से में देखा। कहा कैसी बात करते हो, अरे सारा जिस्म छलनी हो चुका है। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वे आईसीयू के बाहर आर के धवन खड़े थे। चेहरे से ऐसा लग रहा था कि चिंता में हैं। उनसे मैंने इतना कहा कि धवन साहब ये तो बहुत बुरा हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि वो अपने घर से निकल पैदल आ रही थी। वो पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज़ आई। अब बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब के हाथ में अब पुख्ता खबर थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारी गई है। डॉक्टर वेणुगोपाल कहते हैं कि पहले तो एक ही मकसद था, उनको बचाने के लिए। जहाँ से खून बाहर आ रहा है उनके सारे को कंट्रोल करना था। वो 4-5 घंटे लगे उनको कंट्रोल करने में। इसी टाइम पर उनका हार्ट फंक्शन, ब्रेन फंक्शन ठीक करने के लिए मशीन पर लगाया। तापमान भी कम कर दिया उनको बचाने के लिए। लेकिन इंदिरा का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर से 7 गोलियां निकाल चुके थे। वक्त निकलता जा रहा था। डॉक्टर के सामने एक मुश्किल। इंदिरा को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। भारत में 100 लोगों में केवल एक का ही ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। इंदिरा को बचाने के लिए डॉक्टर ने उन्हें 88 बोतल ओ नेगेटिव खून चढ़ाया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। एक तरह से इंदिरा सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थी। ये वो वक्त था जब डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। अब कुछ नहीं हो सकता था। उधर ऑपरेशन थिएटर के बगल वाले कमरे में एक और जद्दोजहद चल रही थी। इंदिरा की मौत के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में अपना दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी की राय थी राजीव गांधी को ही देश की सत्ता सौंपी जाए, लेकिन सोनिया गांधी अड़ी हुई थी कि राजीव ये बात कोई कतई मंजूर ना करे। आखिरकार राजीव ने सोनिया को कहा कि प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, दोनों ही सूरत में मार दिया जाऊंगा। राजीव के इस जवाब के बाद सोनिया ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर टी डोगरा कहते हैं कि उस वक्त दोपहर 2:10 हुए थे। मुझे बुलाकर बताया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा लोग ऑपरेशन थिएटर का शीशा तोड़कर भीतर घुस आएंगे।
उनके शरीर पर गोलियों के 30 निशान थे और कुल 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गई। इस वक्त तक एम्स के बाहर भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। पुलिस वालों की ने उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ इंदिरा गांधी के नारे गूंज रहे थे। हालत ये हो गई कि इंदिरा समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लोग इंदिरा की मौत की खबर से बुरी तरह सन्न थे, उतना ही ज़्यादा फूट रहा था उनका गुस्सा। हालत ये थे कि वियना के दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंचे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर भी पथराव कर दिया गया। ये बहुत बड़े तूफान की आड़ थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंदिरा को भी कोई ताकत हरा सकती है। यह वो भीड़ थी जो रोते रोते जब थक गई तो उसकी जगह गुस्से ने ली। ये गुस्सा आगे क्या करने वाला था, इस बात का किसी को एहसास नहीं था। बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब तेजी के साथ अपने दफ्तर वापस लौट रहे थे। दिल में तूफान की इतनी बड़ी खबर है, उनका मन कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचे। जैकब ने बताया कि हमें जो भी कोई भी खबर देनी होती थी वो हम टेलीफोन पर देते। खबर हमारी आवाज़ में जाती थी। उस समय ना तो मोबाइल था और ना ही एसटीडी। इंटरनेशनल कॉल बुक करनी पड़ती थी। उस दिन मुझे जल्दी कनेक्ट कर दिया। मेरे पास वक्त नहीं था टाइप करने का, तो मैंने कहा कि छोटी सी खबर है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर घातक हमला हुआ है। ये खबर बीबीसी रेडियो पर कुछ देर बाद चली, लेकिन जब चलनी शुरू हुई तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उस वक्त अमेरिका में आधी रात हो रही थी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रीगन को आधी रात में इंदिरा की हत्या की खबर दी गई। अमेरिका से लेकर रूस तक में हड़कंप मच गया। इधर देश के तमाम शहरों में बड़े बड़े अखबार हरकत में आ चुके थे। ज़्यादातर पत्रकारों को उनके घर से बुला लिया गया। 31 अक्टूबर 1984 की शाम 4 बजे तक दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इंदिरा की हत्या की कोई खबर नहीं थी। हालात ये थी कि खबर की कॉपी बाजार में पहुंचते ही हाथों हाथ बिक रही थी, लेकिन दुनिया भर में इस खबर का डंका पीटने वाले सतीश जैकब ने खुद ये बात आकाशवाणी के एक अधिकारी से पूछी। सतीश जैकब ने बताया, वो कहने लगे, भाई मैं क्या करूं, इतनी बड़ी खबर है कि और जब तक कि कोई सीनियर मिनिस्टर या अधिकारी इसको अप्रूव नहीं कर देता मैं इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि क्यों नहीं कराया अप्रूव, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट यमन में है, होम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी राजीव के साथ पश्चिम बंगाल में, उनका कहना था कि दिल्ली में कोई मिनिस्टर नहीं है, मैं क्या करूं। बीबीसी के लिए भारत में बहुत अहम दिन था। पूरा देश इंदिरा की हत्या की खबर बार बार सुनने के लिए जैसे बीबीसी रेडियो से चिपक गया था। खुद पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक के रास्ते में राजीव गांधी भी बीच बीच में बीबीसी पर ही खबर सुनते आ रहे थे। सुबह से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एम्स में एक अजीब सा तनाव बढ़ता जा रहा था। सैकड़ों की तादाद में वहाँ सिख भी आए थे। पहले इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो एम्स से हटने लगे। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इंदिरा की हत्या उनके ही दो सिख गार्डों ने की है, नारों का अंदाज भी बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर पथराव के बाद इन नारों की गूंज एम्स के आसपास के इलाकों में फैलती जा रही थी। दोपहर ढलते ढलते एम्स से वापस लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हॉस्पिटल के पास से गुजरती हुई बसों में सिखों को खींच खींच कर बाहर निकाला जाने लगा। दिल्ली में बरसों से रह रहे इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कभी उनके खिलाफ गुस्सा इस कदर फूटेगा। धीरे धीरे बसों से सिखों को खींचकर निकालने का सिलसिला पूरी दिल्ली में फैल गया, लेकिन लोगों का गुस्सा यहीं नहीं थमा। पहला हमला 5:55 पर हुआ विनयनगर इलाके में। यहाँ एक सिख लड़के को बुरी तरह पीटने के बाद उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। इस आग में पूरी दिल्ली धधकने जा रही थी। उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक के बाद एक दुकानों के शटर गिर रहे थे। इंदिरा की मौत की घोषणा के बाद पूरे के पूरे बाजारों में सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर चल रही गाड़ियों ने जाने कहाँ गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सिख विरोधी नारे लगातार बढ़ते जा रहे थे। 31 अक्टूबर के सूरज ने दिन भर में बहुत कुछ देख लिया था। डूबते सूरज की लाल रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन सूरज के डूबने के बाद भी लाल रोशनी खत्म नहीं हुई। जलते हुए घर से उठती हुई रोशनी वो भी तो लाल ही थी।